and liftoff of Ares 1X. Testing नासा का concepts मिशन for है the future अज्ञात of का new लेखा rocket जोखा design. लेना। हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा वो है जो हम नहीं जानते। ब्रह्मांड की फितरत ऐसी ही है। जवाबों की खोज में ये वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष यानों को हमारी सौर प्रणाली के छोर से भी आगे पहुंचाता है। जोखिम उठाना खोज करने से जुड़ा एक काम है। अंतरिक्ष की खोजबीन माचिस की तीली जलाने जैसा है। हमें नहीं मालूम कि अंधेरे में क्या कुछ मौजूद है। अरे ये क्या था? वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। दूर दराज ग्रहों पर जीवन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं जो उम्मीद कर रहा था वो नजर नहीं आया। ये क्या चीजें हैं? ये कहां से आई हैं? अंतरिक्ष में अजीबोगरीब चीजें। त्रिभुज के आकार की एक चीज, ये बहुत ही अजीब थी। पूरा मिशन गंभीर गड़बड़ियों से घिरा रहा और पृथ्वी के नजदीक मौजूद डरावनी मुठभेड़ें। इस खास दास्तान की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। नासा को ऐसी बहुत सी गड़बड़ियों का पता चला है। हमें 3 या 4 चीजें नजर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 3 चीजें हैं। और ये गड़बड़ियां हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को परेशान कर रही हैं। एक रॉकेट लॉन्च करीब करीब तबाही तक पहुंच जाता है। मैं सोच भी नहीं सकता कि उस कमांड मॉड्यूल के अंदर का हाल क्या रहा होगा। उसकी अंतरिक्ष में एक अजीब सी मुठभेड़ होती है। हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। किसी को कुछ नहीं पता चला। इससे किन्हीं अज्ञात शक्तियों की दखलंदाजी का शक होने लगता है। नासा से कहा जा रहा है चंद्रमा से दूर रहो। हमें इसके लिए कोई ढंग का जवाब चाहिए। नवंबर सन 1969 में कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 12 को लॉन्च किए जाने के कुछ ही पल बाद एक अनहोनी हो गई। लॉन्च के 30 सेकंड में ही अंतरिक्ष यान पर बिजली गिरी। पता नहीं यहाँ क्या हुआ है। लगा जैसे हम पर किसी ने बम गिरा दिया। पक्के तौर पर नहीं पता कि हम पर बिजली गिरी है या नहीं। लूनर मॉड्यूल पायलट एलन बीन को बिजली गिरने का अंदाजा नहीं था। अचानक ही मास्टर अलार्म बजने लगा। मैंने डिस्प्ले की तरफ देखा तो वहाँ तमाम वार्निंग लाइटें जलने लगी थीं। मैंने अपनी जिंदगी में एक साथ इतनी लाइटें जलती हुई कभी नहीं देखी। बीन इन उपकरणों को समझने की कोशिश में जुटे हुए थे। उनका कोई पैटर्न नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर बिजली दोबारा गिरी। 30 सेकंड के अंदर ही बिजली का हमला दोबारा हुआ। फ्यूल सेल, बिजली का हमला। आई रिपीट, फ्यूल सेल। मिशन कंट्रोल नुकसान का अंदाजा लगाने में जुट जाता है और सैटर्न 5 रॉकेट 9600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर 3 लोगों के क्रू को एक ऊपरी वायुमंडल की तरफ ले जाता रहता है। 75 लाख पाउंड के थ्रस्ट वाला रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा होता है। ये पृथ्वी पर बना हुआ सबसे ताकतवर इंजन है। आप उस वक्त अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ओके, मैं एक ऐसे रॉकेट में हूं जो तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन से भरा हुआ है। मैं अंतरिक्ष की तरफ जा रहा हूं और सब कुछ हट चुका है। ऐसे में मैं क्या करूं? मिशन कमांडर पीट कॉनराड के पास ये तय करने के लिए कुछ ही मिनट थे कि क्या वो लॉन्च को रद्द कर दें। अंतरिक्ष यान अभी अपने तय हिसाब से उड़ रहा था, इसलिए पीट कॉनराड ने अंतरिक्ष यान को वापस लाने से जुड़ी कार्रवाई शुरू नहीं की। क्रू ने अपनी सहजता कायम रखी और सिस्टम फिर से पटरी पर आ गया। अपोलो 12, ह्यूस्टन, अच्छी खबर यह है कि आप आगे बढ़ते रह सकते हैं। मजा आ गया, हम तैयार हैं। लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों को 30 सेकंड के अंदर होने वाले बिजली के ये हमले कुछ अजीब लगे। अपोलो 12 का मामला कोई इत्तेफाक नहीं था। उस पर 2 बार बिजली गिरी थी और बिजली 2 बार नहीं गिरती है। चंद्रमा पर कामयाबी से उतरने के बाद भी जब कमांड मॉड्यूल पायलट डिक गॉर्डन ने लूनर मॉड्यूल को अनडॉक किया तो ऑडियो ट्रांसमिशनों से पता चला कि कोई चीज मिशन के साथ दखलंदाजी कर रही थी। कोई अजीब सी चीज खिड़की के बाहर तैर रही है। आखिर ये चंद्रमा कहाँ गया? कुछ अजीब सी चीजें कमांड मॉड्यूल के पास से उड़ती नजर आईं। डिक को खिड़की से बाहर कुछ नजर आता है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये क्या है। वो सोचने लगते हैं कि ये चीज आखिर आई कहां से। हम चंद्रमा से दूर वाले हिस्से में थे और उन्हें ये मालूम नहीं था। इसके बारे में कुछ पता चला? ये नीली और सुनहरी चीज जो भी है आखिर गई कहां? इन चीजों का रंग चटक था और उड़ने के दौरान ये घूमती हुई भी लग रही थीं। नासा को लगता है कि ये चीजें लूनर मॉड्यूल का मलबा है। ल्यूनर मॉड्यूल से कोई भी चीज हटनी नहीं चाहिए थी और अगर इंसुलेशन हटता है तो ये इस बात का संकेत था कि ल्यूनर मॉड्यूल ओवरहीट होगा। तो इस तरह की किसी भी सूचना की खबर फौरन ही दी जानी चाहिए।
लेकिन जब नासा ने अनडॉकिंग की प्रक्रिया की ऑन बोर्ड तस्वीरें देखी तो इंसुलेशन सही सलामत पाया गया। वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहता था कि ये हमारे अंतरिक्ष यान का हिस्सा नहीं है, और शायद ये था भी नहीं, पर कह नहीं सकते। लेकिन इस मलबे की मौजूदगी से हर कोई परेशान था। अगर ये चीजें कुदरती होती तो ये अपना रंग नहीं बदलती। अगर ये चीजें कुदरती होती तो ये इतने अजीब तरीके से क्यों गिरती? शायद हम लोगों को चेतावनी दी जा रही थी कि यहां से दूर रहो और फिर वापस मत आना। खैर, अपोलो 12 के अंतरिक्ष यात्रियों ने जो कुछ भी देखा, हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड में जाने वाला इंसान का हर यान मलबा पैदा करता है, और यह भी जरूरी नहीं कि अंतरिक्ष में अपनी यात्राओं का सबूत छोड़ने वाले हम एकमात्र मुसाफिर हों। सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे चमकदार एस्टेरॉयड वेस्टा पर एक रहस्यमय निशान है। इस चट्टानी सतह वाले एस्टेरॉयड पर एक बड़ा सा काला त्रिभुज है। इस पर एक गहरे रंग का त्रिभुज है और वो बहुत ही अजीब है। अंतरिक्ष में त्रिभुज नहीं पाए जाते हैं, ये तो कृत्रिम डिजाइन है। तो कहीं ये एस्टेरॉयड वेस्टा पर दुर्घटनाग्रस्त हुई कोई यूएफओ तो नहीं? सन 2011 में एस्टेरॉयड बेल्ट में डॉन नामक अंतरिक्ष यान 4.5 अरब साल की उम्र वाले वेस्टा पर पहुंचा। प्रोब ने इस ग्रह की पैमाइश शुरू की और इसे फौरन वहां कुछ अजीब सा नजर आया। 2011 में हमें वेस्टा से एक तस्वीर ऐसी मिली जिसमें एक गोल इलाके में एक त्रिभुजाकार संरचना दिखाई पड़ी। इसे देख ये अंदाजा लगाया गया कि ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ कोई क्राफ्ट हो सकता है। ये तस्वीर आसमान में और पृथ्वी के ऊपर मौजूद अंतरिक्ष में नजर आने वाले काले त्रिभुजों जैसी ही लग रही थी। हमें बार बार आसमान में नजर आने वाली इन विशाल गहरे रंग वाली त्रिभुजाकार चीजों की दास्तानें सुनने में आती रहती हैं। हम ऐसे त्रिभुज देख चुके हैं। हमने फिल्म पर यहाँ पृथ्वी से ऐसे त्रिभुज उतारे हैं। बेल्जियम में ऐसे उड़ते हुए त्रिभुज नेटो के F-16 विमानों से आगे निकल गए थे। फिनिक्स में भी ऐसे विशाल त्रिभुज उड़ते हुए देखे गए थे। डॉन के प्रोब को वेस्टा की सतह के नीचे कीमती धातुएं मिली थीं। ऐसे में इस एस्टेरॉयड पर किसी के जाने की वजह साफ हो जाती थी। वेस्टा पर सोने, प्लैटिनम और इरिडियम जैसी कीमती धातुओं की मात्रा पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली इनकी मात्रा से कई गुना ज्यादा है। कीमती धातुओं के लिए एस्टेरॉयड को लूटने की बात अजीब लग सकती है, लेकिन अंतरिक्ष में खनन करना एक दिन आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। कुछ लोगों का अंदाजा है कि एक एस्टेरॉयड भी 96 खरब डॉलर का हो सकता है। जी हाँ, इतना तो पूरी दुनिया का जीडीपी होता है। तो अगर आप ऐसे एस्टेरॉयड पर खुदाई करने लगे तो अपनी कमाई का अंदाजा लगाइए। ऐसे में वहां तक पहुंचने की कोशिश करना बनता है। अगर आप वहां सबसे पहले पहुंच जाते हैं और बार बार ये काम करने लायक टेक्नोलॉजी विकसित कर लेते हैं तो मोटा पैसा कमा सकते। इंटरनेट और हॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले अरबपति पृथ्वी के आसपास वाले एस्टेरॉयड पर माइनिंग करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में तैरती हुई बड़ी बड़ी चट्टानों को खोदने का काम हमारी टेक्नोलॉजी का पूरा इम्तिहान लेगा। इन जगहों तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि ये जगहें बहुत दूर हैं। अभी तक इंसान सिर्फ चंद्रमा तक ही पहुंच पाया है। और दूसरी बात ये कि हमारी मशीनें पृथ्वी के वातावरण में जिस भरोसेमंद तरीके से काम करती हैं, जरूरी नहीं कि किसी एस्टेरॉयड पर भी वो ऐसे ही काम करें। मिसाल के लिए वहां धूल हर चीज से चिपक जाती है। प्लैनेटरी साइंटिस्ट रिचर्ड बेंजेल क्रैश साइट वाली थियरी को मानने को तैयार नहीं है। मुझे तो ये किसी उल्का की टक्कर वाली कुदरती जगह लगती है। वेस्टा जैसी जगह है जहां चीजें टकराती रहती हों। वहां तो अलग अलग तरह के बहुत से आकार हो सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। वेस्टा पर मौजूद निशानियां इंटरस्टेलर खनन के सबूत हों या न हों, वेस्टा जैसे एस्टेरॉयड से फायदा उठाने का आकर्षण बेशक जबरदस्त है। सोलर सिस्टम में खनन क्यों ना किया जाए? अंतरिक्ष में मौजूद कोई संभावित सभ्यता जरूर सोचती होगी। ये अनोखी दुनिया शायद हमारे पृथ्वी ग्रह जैसी हो सकती है। इसका मिलना आश्चर्य की बात थी, बेहद हैरत की। थोड़ा बाईं तरफ नासा के एक शुरुआती मिशन की दुर्लभ ऑडियो रिकॉर्डिंग से एक डरावनी करीबी मुठभेड़ के सबूतों का खुलासा होता है। मां की चमक भला कैसी है?
अंतरिक्ष से जुड़ी दौड़ के शुरुआती वर्षों में ये है जेमिनी 10 ह्यूस्टन। एक मानव युक्त ऑर्बिटर को कुछ अजीब सा नजर आया। ये भला है क्या? अंतरिक्ष में होने के दौरान मामला जिंदगी और मौत का होता है, और तभी कुछ ऐसा होता है। अंतरिक्ष की दौड़ के तेज होने पर कोई सभ्यता या कोई चीज क्या नासा के जेमिनी एक्स मिशन को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही थी? मई सन 1973 और नासा का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्काई लैब गंभीर मुश्किल में था। कुछ गड़बड़ हो गई थी। स्काई लैब के साथ एक के बाद एक हादसे होते गए। लॉन्च के दौरान स्काई लैब की एक हीट शील्ड उखड़ गई और उसके बाद इसका एक सोलर पैनल भी हट गया। इसे जितनी बिजली मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं रही थी और ये गर्म हो रहा था। जब एक और पावर पैनल चालू नहीं हो पाया तो अंतरिक्ष स्टेशन का कामकाज प्रभावित होने लगा। यह मिशन नासा की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक साबित होने जा रहा था। इसके बेकार हो जाने का खतरा पैदा हो गया था। सिर्फ 10 दिन में नासा ने इसके लिए छतरी जैसी एक हीट शील्ड डिजाइन की और बना दी। पूरे स्काई लैब प्रोग्राम का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। अब हम जुड़ने जा रहे हैं। अब हम जुड़ गए हैं। शील्ड कामयाब रही और मिशन कमांडर चार्ल्स पीट कॉनराड ने अब अपना ध्यान टूटे हुए सोलर पैनल की तरफ लगाया। स्काई लैब पर यह सोलर विंग टूट चुका है। सोलर विंग 1 को आंशिक रूप से काम में लिया जा रहा है। लगता है कि मीटियोराइट शील्ड उसके चारों तरफ लिपट गई है। इसे सुधारने के लिए 3 घंटे की खतरनाक स्पेस वॉक की जरूरत थी। अब सब कुछ आप पर है। जल्दबाजी मत करिए। ओके ह्यूस्टन, हम बाहर आ रहे हैं। अब वो लोग इस बड़े से सिलेंडर के बाहरी हिस्से पर थे जिसे हमने चलने के हिसाब से नहीं बनाया था। मैं इसके साइड में लटका हुआ हूं। ठीक है। पूरी कोशिशों के बाद भी यह चालू नहीं हुआ। तब पीट ने कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूं। मैं इस पर जोर लगाता हूं और फिर अचानक ये खुल गया। स्काई लैब ह्यूस्टन, अब सब ठीक लग रहा है। बढ़िया। स्पेस वॉक कामयाब रही। कुछ ही घंटों में स्काई लैब को बिजली मिलने लगी और ये इतना ठंडा हो गया कि अपना मिशन शुरू कर सके। क्रू का काम था ये देखना कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने पर इंसानों पर क्या असर होता है। उन्हें पृथ्वी का सर्वे भी करना था। स्काई लैब में पृथ्वी की तस्वीरें खींचने के लिए एक खास हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सिस्टम था जिसका मुंह लगभग हमेशा ही पृथ्वी की तरफ रहता था। इधर पृथ्वी पर वैज्ञानिक बराबर उन अजीबो गरीब हादसों की वजह जानने के लिए जूझ रहे थे जो स्काई लैब के साथ पेश आ रहे थे। फिर इसके सर्वे मिशन से मिली एक तस्वीर से एक सुराग मिला। ये चीज एक लंबे सिलेंडर जैसी लग रही थी जिसके दोनों छोर पर एक सोलर पैनल हो, और ये चीज दिखने में काफी हद तक एक सैटेलाइट जैसी लग रही थी। इस मिशन के साथ अजीबोगरीब समस्याएं तो पहले से ही जुड़ी रही थीं। ऐसे में इस रहस्यमय चीज की मौजूदगी ने शक और बढ़ा दिया। ये चीज ऐसी नहीं थी कि अभी है और अभी नहीं, यानी आप इसे कोई भ्रम नहीं कह सकते। ये चीज वहां थी, वहां से गई और फिर लौटी। इसका फिर से लौटना ये जताता है कि इसे कोई चला रहा था। कुछ लोग सोचने लगे कि कहीं इसके पीछे सोवियत संघ तो नहीं है। ये वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्तों में बदलाव का दौर था, क्योंकि अमेरिका चंद्रमा वाली दौड़ में आगे हो गया था। स्काई लैब पहले अजेय रहे सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम पर अमेरिका की जीत का एक और हिस्सा था। नासा के विश्लेषण से पता चला कि ये चीज सोवियत जासूसी उपग्रह नहीं थी। ये ब्राजील के जंगल में मौजूद एक हवाई पट्टी थी। मुझे ये हवाई पट्टी वाली बात मानने में काफी दिक्कत हुई। ब्राजील के जंगल में हवाई पट्टी वाली ये बात समझ नहीं आ रही थी। ये एक बढ़िया बहाना है क्योंकि आप झटपट इसकी जांच के लिए वहां जा तो नहीं सकते। हमेशा की तरह मन में ये सवाल उठा कि आखिर ये वजह कितनी पुख्ता थी। अब चाहे ये हवाई पट्टी थी, कोई सैटेलाइट या कुछ और,
स्काई लैब की समस्याओं के साथ किसी न किसी तरह जुड़ी इस गड़बड़ी को पूरी तरह खारिज करना मुश्किल है। अगर कोई ऐसी चीज नजर आती है तो नासा उस बारे में कुछ कहने को तैयार ही नहीं होता। इस सिलसिले के नियम कौन बनाता है मुझे नहीं मालूम। नासा फला विषयों पर बात नहीं करेगा, ऐसी कोई लिस्ट तो छपी नहीं है, पर यह मसला ऐसा ही था। नासा का एक प्रोब मंगल ग्रह के एक बड़े से गड्ढे में उतरता है जिसमें अजीब रंगों वाले गोल गोल पत्थर पड़े थे। ये क्या चीजें हैं? ये कहां से आई हैं? ये चीजें वहां क्या कर रही थी? ये छोटी छोटी गोल गेंदें इस चट्टान तक कैसे पहुंची? क्या ये मंगल ग्रह पर कभी मौजूद रहे जीवन की निशानियां हैं? जनवरी सन 2004 मंगल ग्रह तक जाने वाला नासा का मिशन मुश्किल में है। अंतरिक्षयान ईडीएल के लिए तैयार है। $80 करोड़ का ये पूरा मिशन अपॉर्चुनिटी रोवर प्रोब के ईगल क्रेटर के अंदर लैंड करने जैसे खतरनाक काम पर आधारित है। इसकी मौजूदा रफ्तार इतनी तेज है कि ये 12 मिनट से भी कम में पूरे अमेरिका को पार कर सकता है। 3, 2, 1। पैराशूट खुल गया है। हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। अपॉर्चुनिटी ने जब ट्रांसमिशन शुरू किया तो मिशन कंट्रोल की खुशी सदमे में बदल गई। जब हमने इधर उधर नजर डालकर तस्वीरें लेनी शुरू की और जमीन पर निगाह डाली तो पूरी सतह छोटे छोटे गोल कणों से ढकी थी और ये बड़ी अजीब बात थी। मंगल ग्रह की सतह छोटे गोल पत्थरों से ढकी थी। ये क्या चीजें हैं और ये कहां से आई हैं? ये चीजें वहां क्या कर रही थी? ये छोटी छोटी गोल गेंदें इस चट्टान तक कैसे पहुंची? वैज्ञानिकों ने इन रहस्यमय गोल पत्थरों को इतना ही रहस्यमय नाम दिया, मार्स ब्लूबेरीज। मंगल एक लाल ग्रह है, वहां सब कुछ लाल है, लेकिन ये कम लाल थी और किसी एस्ट्रोनॉमर के लिए कम लाल का मतलब है नीला। ब्लूबेरी, ये नाम वाकई मजेदार लगता है। हम रहस्यमय चीजों को अपने समझने लायक कोई नाम देकर उनसे निजात पा लेते हैं। वो इस काम में बिल्कुल देर नहीं लगाते। यहाँ आसपास के इलाके से एकदम अलग रंग वाले गोल पत्थरों की मौजूदगी इनके वहां पहुंचने को लेकर सवाल उठाती है। क्या इसका कोई कृत्रिम स्रोत हो सकता है? जाहिर है यहाँ कोई इतनी ताकतवर घटना हुई जिसने मंगल ग्रह की चट्टानों को तोड़ डाला। यहाँ वाकई कुछ मजेदार हुआ होगा। ये कृत्रिम स्रोत क्या हो सकता था, इसे लेकर अनुमान लगाए जाते रहे, लेकिन जब उल्का की टक्करों के प्रभावों को जांचने से जुड़े एक प्रयोग के नतीजे आए तो एक रोमांचक संभावना पैदा हुई। जब वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की धूल पर हाई वोल्टेज प्लाज्मा चार्ज फायर किए तो एनर्जी बीमों ने इन टुकड़ों को एकदम गोल आकार में बदल दिया। हो सकता है कि मंगल ग्रह की जमीन पर प्लाज्मा हथियारों से हुए हमले की वजह से ऐसा हुआ हो। ऐसे में मंगल ग्रह की सभ्यताओं के खिलाफ किसी विशाल प्लाज्मा युद्ध के बारे में कल्पना करनी होगी। ब्लूबेरीज के मूल से जुड़ी एक और थियरी प्लाज्मा हथियारों को नकारती है, लेकिन इस लाल ग्रह पर जीवन की मौजूदगी के विचार को समर्थन देती है। मार्स की ब्लूबेरीज थोड़ी अजीब लग सकती हैं। ये तो यहाँ पृथ्वी पर भी होती हैं और ये पानी की मौजूदगी में बनती हैं। जियोलॉजिस्ट इन छोटे आकारों को कॉन्क्रीशंस कहते हैं और ये चट्टानों में पानी के घूमने की वजह से बनते हैं। मंगल ग्रह पर पानी होने की बात रोमांचक है क्योंकि इसका मतलब है कि शायद कभी मंगल ग्रह रहने योग्य था। हमारी पृथ्वी पर जमीनी पानी है और यहाँ जीवन के लिए इसकी जरूरत होती है। हो सकता है यहाँ का माहौल जीवन के पनपने लायक रहा हो। अगर मार्शियन ब्लूबेरीज पानी की मौजूदगी को दर्शाती हैं, तो फिर इसके बेहद खास मायने हो सकते हैं। ये छोटे छोटे गोल पत्थर इस बात का अब तक का सबसे बढ़िया सबूत हो सकते हैं कि मंगल ग्रह परग्रही जीवन के लिए सबसे अच्छी जगह थी।
सोलर सिस्टम के छोर पर एक मानव रहित प्रोब को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। हमने जो देखा वो हैरान करने वाला था। कोई चीज उनकी रफ्तार को धीमी करने की कोशिश कर रही थी। नासा समझ नहीं पाया कि उनके प्रोब की रफ्तार क्यों धीमी हो रही थी और वो क्यों रास्ता बदल रहा था। आपको इसकी कोई भौतिक वजह ढूंढनी होती है। ये या तो उस फिजिक्स में होती है जिसे आप जानते हैं, या उसमें जिसे आप नहीं जानते हैं। पायनियर 10 को किसी भी प्रोब से आगे जाने के लिए बनाया गया था। यह न सिर्फ एस्टेरॉयड बेल्ट से आगे जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, बल्कि सन 1973 में नासा का यह क्राफ्ट गैस वाले विशाल ग्रह जुपिटर तक सबसे पहले पहुंचने वाला यान भी बन गया। हमें आज तक इससे शानदार तस्वीर नहीं मिली है। लेकिन यह मिशन कुछ रहस्यमय घटनाओं की चपेट में आ गया। जब पायनियर सोलर सिस्टम के छोर की तरफ बढ़ रहा था तो यह अचानक अपने रास्ते से भटक गया। प्रोब को जहां जाना था ये वहां नहीं जा रहा था। कोई अज्ञात ताकत नासा के एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन के साथ छेड़खानी कर रही थी। कोई चीज फिजिक्स के तमाम जाने पहचाने नियमों को तोड़कर पायनियर को सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्से की तरफ खींच रही थी, और ये एक बड़ी पहेली है। एक साल बाद अंतरिक्ष के एक और दूर दराज हिस्से में पायनियर वाली ये पहेली और पेचीदा हो गई, जब पायनियर 11 भी धीमा होकर अपना रास्ता बदलता नजर आया। वहां मौजूद कोई चीज नासा के डीप अंतरिक्ष प्रोब पर असर डाल रही थी, और हमें अब भी ये नहीं मालूम कि वो चीज क्या थी। पृथ्वी से 592 किलोमीटर की ऊंचाई पर एस्ट्रोनॉट स्टोरी मसग्रेव एक बड़े हादसे को टालने की कोशिश करते हैं। हबल टेलीस्कोप आज तक के सबसे साहसी और महत्वपूर्ण मिशनों में से एक है। लेकिन जब पूरा अमेरिका सांस थामे बैठा था, अगर ये मिशन फेल हो जाता तो पूरी एस्ट्रोनॉमिकल बिरादरी की नजरें झुक जाती। मसग्रेव एक बेहद करीबी मुठभेड़ से सन्न रह गए। अचानक एक चीज सामने आ गई, कहां से कुछ पता नहीं। ये एक बहुत ही बड़ी दास्तान थी, लेकिन इस तरफ ध्यान किसी ने नहीं दिया। सन 1993 नासा का अरबों डॉलर कीमत का स्पेस टेलीस्कोप हबल ठीक से काम नहीं कर रहा था। दरअसल हुआ यह था कि मिरर अपनी तय जगह से थोड़ा हट गया था, और इसी वजह से वो जो तस्वीरें भेज रहा था वो किसी काम की नहीं थी। हबल वैज्ञानिक जगत में मजाक की चीज बन गया था। जब अरबों डॉलर कीमत के इस टेलीस्कोप से शुरुआती तस्वीरें बेहद धुंधली आईं, तो आप निराशा का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब ये बेहद महंगा टेलीस्कोप ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, तो नासा को लगा कि उसे पृथ्वी की कक्षा में ही इस टेलीस्कोप को ठीक करने के लिए फौरन एक मिशन भेजना होगा। एस्ट्रोनॉट स्टोरी मसग्रेव उस क्रू का एक हिस्सा थे जिसे मरम्मत से जुड़े इस दुस्साहसी मिशन को अंजाम देना था। मैं इसे जनता की मशीन मानता था और मुझे इस मशीन को ठीक करना था, तो अब उम्मीदें बहुत बढ़ गईं। हबल के खराब ऑप्टिक्स और क्षतिग्रस्त सोलर उपकरणों को सुधारने में 11 दिन लगने वाले थे, और इस दौरान 5 अलग अलग बेहद खतरनाक स्पेस वॉक अंजाम दी जानी थी। वहां था वैक्यूम, वहां था तापमान, वहां था रेडिएशन और तेज रफ्तार से उड़ता मलबा। पलक झपकते ही हादसा हो सकता था। इस मिशन के साथ बहुत खतरा जुड़ा था, लेकिन नासा के लिए यह एक संकट था। नासा के स्पेस ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम का ताज हबल पृथ्वी की कक्षा में बेकार ही तैर रहा था। मसग्रेव को न सिर्फ टेलीस्कोप को ठीक करना था, बल्कि दुनिया की नजरों में नासा की साख को दोबारा कायम भी करना था। मेरा काम था इससे हो सकने वाली हर खामी की पहचान करना और उस खामी को दूर करने के लिए औजारों और प्रक्रियाओं को चुनना। लेकिन मिशन के 5वें दिन 6.5 घंटे की स्पेस वॉक के दौरान जो कुछ हुआ, उसके लिए तो कितनी भी तैयारी मसग्रेव के लिए काफी नहीं थी। अचानक एक चीज सामने आ गई, कहां से कुछ पता नहीं। यह चीज बहुत तेज रफ्तार पर टेलीस्कोप के पास से उड़ती मालूम हुई। कुछ ही सेकंड बाद एक अलग कोण पर एक और चीज टेलीस्कोप और शटल क्रू के बेहद नजदीक से ही गुजरी।
ये एक छाया के पीछे से आई और फिर सूरज की रोशनी की तरफ गायब हो गई। इन चीजों के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा। क्रू ने मरम्मत का अपना काम पूरा किया और हबल उम्मीदों से भी बेहतर काम करने लगा। हम जानना चाहते थे कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है और अब हमारे पास ये जानने का मौका था, क्योंकि ये शानदार टेलीस्कोप अब काम कर रहा था। मैं आज भी हबल की काबिलियत से हैरान हूँ। जब आपको लगता है फलाना गैलेक्सी को जानते हैं या फलाने समूह के तारों से वाकिफ हैं, तभी हबल इसकी एक ऐसी तस्वीर लेता है और आपको कुछ ऐसी चीज नजर आती है जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन मिशन की फुटेज के विश्लेषण से कुछ लोग ये सोचने लगे कि कहीं एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी इस नई खोज के अनजान नतीजे तो नहीं निकल रहे थे। जरा सोचिए कि हबल ने हालात को कितना बदल दिया था। हम अचानक ब्रह्मांड के उन हिस्सों को देख पा रहे थे जो पहले नजर नहीं आते थे। अगर आप कोई परग्रही सभ्यता हो तो क्या आप ऐसे टेलीस्कोप से नजर आने वाली चीजों के बारे में और नहीं जानना चाहेंगे? नासा के जिम ओबर्ग को लगता है कि इस गड़बड़ी की शुरुआत के लिए खुद हबल जिम्मेदार हो सकता है। अगर आप दोनों चीजों को देखें, अगर आप उनका पीछा करें, तो वो एक ऐसी जगह आपस में मिलेंगी जो नए सोलर उपकरणों के बेस के ठीक पीछे होगी। इंसुलेशन का एक भी टुकड़ा, पैकिंग मटेरियल का कोई भी टुकड़ा जो बेस से हट गया हो, वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा जिस पर उन दो चीजों को देखा गया था। बहुत मुमकिन है कि उन्होंने कोई मलबा देखा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी किसी वजह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। किसी ठोस सबूत की गैर मौजूदगी में इन अजीब चीजों के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ पता नहीं चला। चंद्रमा की सतह पर एक रहस्यमय चमक नजर आती है। मेरे ख्याल से हर किसी को यकीन है कि सन ने कुछ देखा था, लेकिन ये क्या था ये मालूम नहीं। और ये हमारी चंद्रमा की जानकारी का मजाक उड़ाती लगती है। ये तो ईश निंदा जैसी बात थी। चंद्रमा भला कैसे जीवित हो सकता है? ऊपर एक रोशनी नजर आ रही थी, ये वहां नहीं होनी चाहिए थी, बस यही कहा जा सकता है। अपोलो 11 के ऐतिहासिक लॉन्च से 18 महीने पहले मानव रहित लैंडर सर्वेयर 7 चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसके द्वारा भेजी गई तस्वीरों को देख वैज्ञानिक हैरत में पड़ गए। चंद्रमा को निष्क्रिय माना जाता है, कम से कम हमें बताया यही गया है। वहां न टेक्टोनिक गतिविधि है न भूकंपीय गतिविधि है। फिर भी चांद की सतह के ऊपर एक अजीब सी रोशनी नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर एक चमकदार आउटलाइन देखी तो वो हैरत में पड़ गए। तमाम स्थितियां यह जता रही थी कि वहां कुछ हो रहा है, पर सवाल था कि क्या। हम इस निष्क्रिय चट्टान के बारे में जो कुछ जानते हैं उसके मुताबिक इससे रोशनी पैदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब लोगों ने इस बारे में सवाल पूछने शुरू किए तो वैज्ञानिक बिरादरी एकजुट हो गई। उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए इसका अध्ययन नहीं किया। इस कारण लोगों की नौकरियां गईं, बहुत से बेरोजगार हुए। लेकिन बिना हिम्मत छोड़े नौसीखे प्लेनेटरी साइंटिस्ट डॉक्टर पीटर शुल्स ने अपना शोध शुरू किया। मैंने कुछ देखा और मैं समझ गया कि अगर मैंने इसे छापा तो जान जाएगी। इस बारे में कुछ भी छापना बहुत ही खतरनाक था। ये बेहद विवादास्पद चीज थी, करियर बर्बाद हो सकती थी। कुछ भी कहना ठीक नहीं था, इसलिए राज ही रखा। ये राज कई सालों तक सुलझ नहीं पाया। लेकिन जब अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट यूजिन सेनेन ने ऐसी ही चीज की खबर दी तो वैज्ञानिक बिरादरी ने उसकी तरफ ध्यान दिया। वो अपोलो 17 कमांड मॉड्यूल में थे। वो अंधेरे में थे और क्षितिज को देख रहे थे, और इससे पहले कि सूरज की रोशनी अंतरिक्ष यान पर पड़े उन्हें क्षितिज पर एक चमक नजर आई। उन्होंने कहीं ज्यादा चमकदार स्ट्रीमर्स देखे। सेनेन और अपोलो के दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों ने अपोलो मॉड्यूल के पास से रोशनियों को बड़ी तेजी से गुजरते देखा। ये चंद्रमा की सतह से 96 किलोमीटर से भी ऊपर थीं। आप खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या ये कोरी कल्पना थी? लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा था उसके बारे में बहुत विस्तार से रेखा चित्र बनाए, और सर्वेयर ने जो कुछ देखा था उनका ये विवरण उससे काफी मिलता जुलता था। इस बात में वाकई दम है, ये यकीन के काबिल है। लेकिन ये बहुत अजीब है, बेहद रहस्यमय। इतने भरोसेमंद विवरणों को देखते हुए नासा ने इन कमाल की रोशनियों की वजह बताने की कोशिश की। अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स का कहना था कि उन्होंने सूरज उगने से पहले क्षितिज पर सूरज जैसी किरणें चमकती देखी थीं। और ये अजीब बात है, पृथ्वी पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से हम सूरज उगने से पहले ही रोशनी देख पाते हैं, लेकिन चंद्रमा पर तो वायुमंडल है ही नहीं। ऐसे में रोशनी रिफ्रैक्ट कैसे हो सकती है? ऐसा किसी चीज द्वारा रोशनी को फैलाने से हो सकता है जिसे ऑब्जर्वर देख रहा था। नासा ने अनुमान लगाया कि ये चमक चंद्रमा की सतह से ऊपर उठने वाले धूल के कणों द्वारा सूरज की रोशनी के छितराव के कारण पैदा हो सकती है।
लोग काफी जल्दी इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये धूल होगी। तो सवाल पैदा होता है कि ये धूल किस वजह से उड़ रही थी। यही तो असली पहेली है। जो चट्टान निष्क्रिय कही जाती हो और वहाँ वायुमंडल न के बराबर हो, वहाँ तो धूल चंद्रमा की सतह पर ही रहनी चाहिए। तो वो क्या चीज थी जो इस धूल को चंद्रमा के आकाश की तरफ उड़ा रही थी? ये रोशनी तभी छितरा सकती है जब ये धूल अच्छी खासी ऊंचाई तक पहुंच जाए। तो इसके लिए कोई ऐसी वजह होनी चाहिए जो धूल को उड़ाए, और इनमें उल्काओं का सतह से टकराना शामिल हो सकता है। ये धूल इलेक्ट्रिकल प्रभाव से भी उड़ सकती है। चंद्रमा की सतह इन बेहद छोटे छोटे कणों से ढकी है और सूरज की धूप इनसे टकराने पर इनके इलेक्ट्रॉन जागृत हो जाते हैं और धूल की पॉजिटिव चार्जिंग हो जाती है। ऐसे में चंद्रमा की यह धूल उड़ने लगती है और उसी की वजह से ये रोशनी छितराती है। अगर चंद्रमा की सतह से धूल के ये गुबार इस तरह उड़ते हैं तो भविष्य में चंद्रमा पर जाने वाले मिशनों के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चंद्रमा की धूल बेहद महीन होती है और अगर ये इस तरह उड़ती रहती है और किसी अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर बहुत लंबे समय तक रहना पड़ता है तो धूल किसी गोली की तरह इसकी किसी खिड़की से इसके फ्यूल टैंक से टकराकर बड़े खतरे पैदा कर सकती है। लैडी यानी लूनर एटमॉस्फेयर एंड डस्ट एनवायरनमेंट एक्सप्लोरर पहले ही चंद्रमा की कक्षा में है और वो इस सवाल के जवाब मुहैया करा सकता है। हम शायद इस पहेली की तह तक पहुंच जाएंगे, हम इसे सुलझा सकते हैं, लेकिन नासा के हर मिशन के साथ, हर अंतरिक्ष मिशन के साथ और ज्यादा सवाल पैदा होते हैं। आखिर ये है क्या? नासा का हर मिशन ब्रह्मांड के बारे में और ज्यादा खुलासे करता जाता है और हर नई खोज ये जताती है कि हम इस बारे में कितना कम जानते हैं। अनजान दुनियाएं, अनजान चीजें, अजीबोगरीब मुठभेड़ें, इसके बावजूद बेहिसाब ऐसे सवाल जिनके जवाब पृथ्वी से 256 किलोमीटर ऊपर एक एस्ट्रोनॉट एक घूमते हुए रॉकेट बूस्टर से जुड़ने के लिए जूझ रहा है। ओ 360 डिग्री के मोड़ पर घूमो और रुक जाओ। करीब आने की हमारी रफ्तार क्या है? ओके, और डॉट की रफ्तार है करीब 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। आखिर ये है क्या? ओह, मैं इसे मिस कर गया। ये है जेमिनी एक्स ऑर्बिटर। इसे एक बूस्टर से जुड़ने की एक डॉकिंग प्रक्रिया को पूरा करना होगा ताकि ये और ज्यादा ऊंची कक्षा में जा सके। ओहो, ये क्या हो गया? जेमिनी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें सिखाता है कि दो अंतरिक्ष यानों को आपस में कैसे जोड़ा जाए। ओके, तैयार हो जाओ। चंद्रमा पर जाने से पहले हमें बहुत कुछ सीखना होता है। जैसे ड्राइविंग सीखने से पहले आप लंबे सफर पर नहीं जा सकते। डॉकिंग के लिए तैयार। इग्निशन लाइट्स। डॉक। लेकिन रॉकेट बूस्टर के साथ जुड़ना जेमिनी की कोई खास समस्या नहीं थी। एस्ट्रोनॉट लॉन्च के समय से ही नई और गैर भरोसेमंद टेक्नोलॉजी के साथ जूझते रहे थे। मामला क्या है? मुझे बड़े अजीब से आंकड़े नजर आ रहे हैं। कंप्यूटर की हालत अजीब सी थी। मुझे आज भी ये याद है कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हम वहां कर क्या रहे थे। अपने कंप्यूटर पर भरोसा न कर पाने की वजह से एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस और जॉन यंग ने अपनी पोजीशन का पता लगाने के लिए एक स्पेस सेक्सटेंट का इस्तेमाल किया। क्या मैं इस कुदरती क्षितिज को इस्तेमाल करके देखूं? तुम जो भी करना चाहो करो, मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। अपनी पोजीशन जाने बिना ये बूस्टर का भी पता नहीं लगा सकते थे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, सही कह रहे हो। सूरज सामने आ रहा है, ध्यान से। एस्ट्रोनॉट जेमिनी के छोटे से कमांड कैप्सूल में फंसे थे और बाहर क्या कुछ था उसे देखने के लिए जूझ रहे थे। खिड़की बहुत छोटी सी होती है और शायद बस इतनी बड़ी होती होगी और इसमें थोड़ी गहराई भी होती है ताकि रोशनी में आपको थर्मल तौर पर बचाव भी मिलता रहे। तो जब आप इसमें से देखते हैं तो लगता है जैसे किसी छोटी सुरंग में से देख रहे हो। आपको पूरा नजारा नहीं मिलता है। तो अगर आप इस तरफ देखना चाहते हैं तो अंतरिक्ष यान के क्रू को क्राफ्ट को घुमाना पड़ता है, तभी आप वहां देख सकते हैं। तो जब कॉलिंस अपनी पोजीशन जानने की कोशिश कर रहे थे तभी उन्हें कुछ अजीब सा नजर आया। अरे ये क्या चीज है? वो देखा तुमने? उन्होंने बाहर देखा तो कोई अजीब सी चीज नजर आई। कॉलिंस ने कुछ देखा तो जरूर, मगर उन्हें पता नहीं था कि वो क्या है। उन्होंने जॉन से इसे देखने को कहा। शायद जॉन को इसके बारे में कुछ पता होता।
रहस्यमय तरीके से नासा आर्काइव से इस मुठभेड़ की ऑडियो रिकॉर्डिंग कहीं गुम हो गई, लेकिन हमारे पास वो ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें मिशन के दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा है। ये आवाजें कलाकारों की हैं। जरा इन्हें देखो, ये खूबसूरत है। मैं जो देख रहा हूँ जॉन, क्या तुम भी वही देख रहे हो? हाँ। आखिर ये है क्या ये टेप रिकॉर्डर अब भी चल रहा है? हाँ, मुझे नहीं पता वो क्या है। हालात बहुत अजीब थे और इन अजीब स्थितियों की वजह से बेशक वो बहुत ज्यादा तनाव में रहे होंगे, लेकिन वो शांत बने रहे। ट्रेनिंग ने अपना असर दिखाया और उन्होंने इसे बखूबी दर्ज किया। ओके, इस वक्त 1:39 हुए हैं और वो ठीक आगे हैं। ऊपर वाली ये चीज नीचे वाली ऐसी चीज के थोड़ा बाईं तरफ है और इन दोनों के थोड़ा नीचे एक चमकती हुई लाइट है। लो, रोशनी चमकी, देखो मार्क। क्या हमें इसकी खबर पृथ्वी तक भेजनी चाहिए? अब मामला वाकई दिलचस्प हो गया है। उन्होंने ह्यूस्टन स्थित मिशन कंट्रोल को कॉल करके इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश की। मैं जेमिनी 10 से बोल रहा हूँ ह्यूस्टन, हमें यहाँ पृथ्वी की कक्षा में 2 चमकदार चीजें नजर आई हैं। अगर आप इनका पता लगा सके तो हम इनका पीछा कर सकते हैं। लेकिन तभी ये तो गायब हो गई। वो चीजें क्या थीं? वो क्या कर रही थीं? और वो कहाँ चली गईं? मुझे लगता है वो कोई सैटेलाइट वगैरह थी। कॉलिंस ने इन चीजों के बारे में जो कहा, नासा के एनालिस्ट जिम ओबर्ग उससे सहमत हैं। जेमिनी प्रोग्राम के दौरान क्रू अक्सर ही ऐसी सैटेलाइट देखने की खबर देते थे जिनकी पहचान नहीं हो पाती थी, लेकिन सैटेलाइट वाली हर बात किसी के गले नहीं उतरी। पृथ्वी से जाने वाला कोई अंतरिक्ष यान साफ नजर आ जाता है, इसकी तरफ तो उनका ध्यान जरूर जाता। लेकिन जिम ओबर्ग के पास इस बात का एक और जवाब था कि ये चीजें बार बार क्यों रोशनियां चमका रही थीं। ये भी हो सकता था कि ये चीजें चरम गोपनीय सैन्य सैटेलाइट हो, जैसे कोरोना। कोरोना की शुरुआत बहुत ही गोपनीय तरीके से हुई। कोरोना CIA का एक बेहद गोपनीय जासूसी कार्यक्रम था, जिसके तहत 1960 के दशक में टोही उपग्रहों को कक्षा में भेजने की शुरुआत हुई थी। कोरोना की तस्वीरें इतनी साफ होने की एक वजह यह थी कि फिल्म को रिकवर किया जा सकने लायक कैप्सूलों में पृथ्वी पर लौटाया जाता था। इनको एक छोटे रॉकेट के जरिए वापस पृथ्वी के वायुमंडल में ले आया जाता था। लो, रोशनी चमकी, मार्क, रोशनी चमकी है। तो कहीं कॉलिंस और यंग ने इन कैप्सूलों को पृथ्वी की तरफ ले जाते रॉकेटों को फायर होते तो नहीं देखा था, या फिर इसके पीछे कुछ और संगीन वजह थी। इस रहस्य पर से पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। नासा के पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर जब कई अजीब से हादसे हुए तो वैज्ञानिकों को इनकी वजह समझ में नहीं आई। क्या हमें चेतावनी दी जा रही थी? आप बस यहीं तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। और 60 प्रकाश वर्ष दूर वैज्ञानिकों को पृथ्वी जैसा ही एक और ग्रह नजर आता है। सीधी सी बात है, वहाँ जीवन हो सकता है। एक दूर दराज तारे की परिक्रमा कर रहे एक ग्रह के रहस्यमय आंकड़ों से वैज्ञानिक एक हैरत अंगेज संभावना का सामना करने पर मजबूर हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं जो उम्मीद कर रहा था वो नजर नहीं आया कि ब्रह्मांड में पृथ्वी ही जीवन के लक्षणों वाला एकमात्र ग्रह नहीं है। आप सोचते हैं कि आप उस ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानते हैं जिसके बारे में पहले किसी को कुछ पता नहीं था। इसे भला पेचीदा क्यों होना चाहिए? सीधी सी बात है, वहाँ जीवन हो सकता है। मई सन 2007 हबल टेलीस्कोप पृथ्वी से 63 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद एक ग्रह का पता लगाता है। प्लैनेटरी साइंटिस्ट मार्क स्वेन को इतनी जबरदस्त दूरी पर मौजूद अजीब दुनिया की खोजबीन में दिक्कत आती है। ये 592 खरब किलोमीटर दूर है और ये एक चमकदार सितारे के करीब है। तो ये ऐसा ही है जैसे आपके सामने कोई चमकदार हेडलाइट जल रही हो और आप इसके नजदीक मौजूद किसी बेहद छोटे जुगनू को देखने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब उनके साथियों को पता चला कि इस दूर दराज दुनिया का एक वायुमंडल है, तो ये अजीब ग्रह स्वेन की पहली प्राथमिकता बन गया। अब हमें इस ग्रह के वायुमंडल के बारे में एक पहेली मिल गई है, तो अब हमें इसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा ताकि हम समझ सकें कि हम देख किसे रहे हैं। उन्होंने इस ग्रह के तारे से आ रही रोशनी की वेवलेंथ का अध्ययन किया ताकि इस ग्रह के वायुमंडल की रासायनिक बनावट के बारे में जान सकें। ये है हमारा तारा और तरल से भरी इन बोतलों को हम ग्रह या वायुमंडल मान रहे हैं। जब ग्रह सितारों के सामने से गुजरता है तो हम सितारों की रोशनी का स्पेक्ट्रम हासिल कर सकते हैं और उस स्पेक्ट्रम से हमें उस ग्रह के वायुमंडल का पता चलेगा।
किसी वायुमंडल की रासायनिक बनावट से उसका स्पेक्ट्रम निर्धारित होता है, लेकिन स्वेन ने जो खोज की उसकी कोई तुक नहीं बन रही थी। इस स्पेक्ट्रम का एक और हिस्सा भी था। ये एक अलग तरह की रोशनी थी जिसमें पैटर्न हमारी उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं था। इस स्पेक्ट्रम को कौन से कण बना रहे थे, इस पहेली को सुलझाने का हमारे पास एक ही तरीका था और वो था इसे मीथेन में रखना। मीथेन की मौजूदगी ने वैज्ञानिकों के सामने सवाल उठाया कि आखिर ये वहां पहुंची कैसे। मीथेन का मिलना एक बहुत ही रोमांचक बात होती है, क्योंकि पृथ्वी पर तो इसका एक जैविक स्रोत होता है, तो इसका मिलना आश्चर्य की बात थी, बेहद हैरत की। एक ग्रह ऐसा था, एक और तारा जो हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर था, जो बनावट के हिसाब से हमारी पृथ्वी और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के हिसाब से बहुत मिलता जुलता लग रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में ज्यादातर गायों और सुअरों की वजह से बहुत सारी मीथेन मौजूद है ना? तो क्या उस सितारे का चक्कर काट रहे इस ग्रह पर भी जीवन हो सकता था? पृथ्वी पर ज्यादातर मीथेन बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं की वजह से पैदा होती है, लेकिन जियोलॉजिकल गतिविधि के कारण भी गैस पैदा हो सकती है। लेकिन जब विश्लेषण से पृथ्वी जैसे लगने वाले इस ग्रह के रंग का खुलासा हुआ तो लगने लगा कि जैसे यहां मीथेन की मौजूदगी सिर्फ एक जियोलॉजिकल हादसा ही नहीं है। यहाँ नीला आसमान है जैसा कि हमारा आसमान है। इसकी वजह है धूल या हमारे पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत ऊंचाई पर मौजूद बादल। लोग वाकई बहुत रोमांचित हो गए और उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे कि चूंकि ये नीला है तो क्या ये पृथ्वी जैसा है? लेकिन हमारे ग्रह और इस ग्रह के बीच कितनी भी हैरत अंगेज समानताएं क्यों न हो, फिर भी इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। पृथ्वी सूर्य के जितने निकट है, ये अपने तारे के उससे 30 गुना ज्यादा करीब है। दिन का तापमान होता है करीब 1000 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान करीब 1000 डिग्री सेल्सियस। इसकी एक साइड हमेशा सूर्य की तरफ होती है। जब तापमान 1000 डिग्री हो तो जीवन की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। यहाँ का तापमान पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों से भी 14 गुना ज्यादा गर्म है, जिससे यहाँ जीवन की मौजूदगी की संभावना नहीं बचती। लेकिन कुछ अजनबी जीव रूप इस गर्मी को सह सकते हैं। यहाँ अंतर करने वाली एक बात यह है कि जब हम एक ऐसे ग्रह की बात कर रहे हैं जहाँ जीवन हो, हम जानते हैं हम कैसे दिखते हैं, हमें अपनी जरूरतें पता हैं, तो हम अपने जैसे ग्रह ढूंढते हैं। लेकिन जिस जीवन को हम नहीं जानते उसका हमें नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन हमारी ही तरह केवल कार्बन पर आधारित हो सकता है। ये किसने कहा? हमें जो पहले जीव रूप मिलते हैं, अगर वो हमारी उम्मीद से और हमने उनके बारे में पहले से जो अंदाजा लगा रखा है वो उसी पूरी तरह अलग होते हैं, तो मैं हैरान नहीं होगा। दूर दराज सौर प्रणालियों में जिन जीव रूपों की पुष्टि की गई है वो अभी तक हमें मिले नहीं हैं। लेकिन अगर उन्होंने हमें पहले ही ढूंढ लिया हो तो? नासा के पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर जो खतरनाक असफलताएं मिली, उन्होंने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। स्काई लैब सबसे बदकिस्मत मिशनों में से एक था। उसमें कई गड़बड़ियां हुई, कई उपकरणों ने काम नहीं किया। पूरा मिशन गंभीर गड़बड़ियों से घिरा रहा। क्या हमें चेतावनी दी जा रही थी? आप बस यहीं तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते।